नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। शुक्रवार से विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने वाला है और उम्मीद यह है कि सत्र सुचारू रूप से चले और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन उम्मीद के उलट इस बार हंगामे के पूरे आसार हैं। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बाकायदा पहले से ही अपनी रणनीति को बना लिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। किसान आंदोलन के अलावा इस बार पेपर लीक का मुद्दा भी विपक्ष के पास है। अब कांग्रेस की ओर से पहले ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की जा रही है। सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी में है। प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ के जरिए विधायकों के प्रश्न का चयन किया गया है। 2 प्राइवेट मेंबर बिल भी सत्र में आ सकते हैं। तो बड़ी बहस में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में क्या रणनीति बनाई गई। ये कांग्रेस बहुत सारे जो दिए हैं, बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दी हैं। जैसे पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है। आज किसान परेशान है, उसको खाद भी नहीं मिल रहा और जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी, आज भी गैस सिलेंडर की 25 रुपये बढ़ गई और डीजल और पेट्रोल की जिस हिसाब से कीमत है। हर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे। और जितना बारिश से किसान की फसल का नुकसान हुआ है आपके सामने है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, अभी कोई सर्वे नहीं हुए। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे साथियों का कॉलिंग अटेंशन और एडजॉर्नमेंट मोशन गई है और इस सरकार को कांग्रेस पार्टी पूरा घेरने का। प्राइवेट मेंबर 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं। एसएसबी जो है वो तो जो पकड़ा जाता मौके पे, जो पैसे देता है पैसे लेता है, उसके अलावा कोई मतलब ठोस निकाय भाई कहाँ से लीक होता है। जब सिक्योरिटी देते हैं उसकी के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, वो कहाँ से लीक हुआ प्रॉपर अब तक कोई नहीं हुई। इसकी जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा जांच हो और जब जितने अब कल भी एक पेपर कैंसिल कर दिया, परसों भी कर दिया और कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, जेबीटी कोई टीचर नहीं। मतलब कोई जो राहत देनी चाहिए थी कोरोना में, जो नौकरियां देनी चाहिए थी, इसी वास्ते कारण है बेरोजगारी में आज नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, लेकिन अब आपको ग्राफिक के जरिए भी आपको बता देते हैं कि इस बार मानसून सत्र किस तरीके से हंगामेदार रहने वाला है और विपक्ष ने क्या बनाई है। तो पेपर लीक ये बहुत बड़ा मामला बनेगा, इसको लेकर के विपक्ष ने तैयारी कर ली है, रणनीति बना ली है। नेता प्रतिपक्ष को अभी आप सुन रहे थे। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर के भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी की है। तो ये वो मुद्दे हैं जो कि विधानसभा में आपको सुनाई पड़ेंगे। पेपर लीक, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, इस पर भी हंगामे के पूरे आसार हैं। इसके अलावा क्राइम को लेकर के भी हंगामा विधानसभा की इस बार के सत्र में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वो बड़े मामले हैं जो कि इस बार आपको विधानसभा के अंदर हंगामे का कारण बनते हुए दिखेंगे। और अभी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपने सुना, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से ये जो तमाम मामले हैं उसको वो उठाएंगे। इसमें चाहे बेरोजगारी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, क्राइम का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो और या फिर कोरोना काल, और उसको लेकर के भी सवाल उनके द्वारा विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने बना ली है। यानी कि कुल मिलाकर के मानसून सत्र इस बार का हंगामेदार रहने वाला है। हालांकि ज़्यादातर सत्र में विपक्ष घेरने की रणनीति बनाता है और हंगामेदार रहता है, लेकिन इस बार का सत्र और अधिक हंगामेदार रहने के आसार इसलिए भी हैं क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे विषय हैं जिसको इस बार विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है और सरकार को पूरी तरह से इन मामलों को लेकर के घेरने की जो रणनीति है उस पर सहमति बन चुकी है। और इन मुद्दों को लेकर के भी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। इसमें किसान, बेरोजगार, महंगाई, पेपर लीक, ये एक बहुत बड़ा मामला जिसको लेकर के अब विपक्ष अब इसको विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाएगा। और इस बार विधानसभा का जो सत्र है वो बेहद हंगामेदार रहने के पूरे आसार अभी से नजर आ रहे हैं क्योंकि रणनीति बन चुकी है सत्र को लेकर के। और इस बार जो विधानसभा का सत्र है वो सही मायने में हंगामेदार पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा।
और चलिए आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज के अहम सवाल है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि इस बार का विधानसभा का सत्र आखिर कैसा रहेगा। ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मुद्दे जो कि मैंने आपको भी बताया। सवाल इस बात का भी है कि मानसून सत्र के लिए अब सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी रणनीति को तो बना लिया है। सत्र को लेकर के विपक्ष की रणनीति स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन अब इन रणनीति पर आगे बढ़ते हुए सरकार को जब विपक्ष घेरेगा तो विधानसभा का ये मानसून सत्र कितना हंगामेदार रहेगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी आपका भी स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। और राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को अभी आपने भी सुना होगा। कई मुद्दों का सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इसको लेकर के वो पूरी तरह से रणनीति बना चुके हैं और विधानसभा में अब सरकार को घेरेंगे। जवाब विधानसभा के अंदर कैसे दिया जाएगा, कितना तैयार है सरकार इसको लेकर के, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। देखिए आयुष, जैसा कि आपने अपने पैकेज में भी बताया कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष जो भी सवाल करेगा सरकार उसका जवाब देगी, क्योंकि ये वो सरकार है जो संसदीय परंपराओं का सम्मान करती है। देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष, पहले मैं थोड़ा सा विधानसभा सत्र के ऊपर ही थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है कि विधानसभा या जो संसदीय परंपराएं हैं उसका सम्मान करना, क्योंकि प्रदेश की जनता अपने नुमाइंदों को इसलिए चुनती है कि वो विधानसभा में जाए, उनके मुद्दों पे बात करे, चर्चा हो, उनके हित में कानून बने, नियम बने। लेकिन इस प्रदेश के अंदर जहां एक ऐसी स्थिति थी आयुष कि विधानसभा के पूरे साल में मात्र 2 सत्र होते थे, लेकिन जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, मनोहर जी मुख्यमंत्री बने, तो ऐसी परंपरा के साल के अंदर 2 की जगह 3 सत्र होंगे। लगभग 20 साल ऐसे बीत चुके थे, साल में 2 ही सत्र होते थे, क्योंकि हम संसदीय परंपराओं का सम्मान करते हैं। हमें पता है कि संसदीय परंपराएं जनता के लिए कितनी अहम है, जनता के लिए बनने वाले कानून, उनके मुद्दों पे होने वाली चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए मनोहर जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही विधानसभा के साल में 3 सत्र किए। और सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आप उससे पहले जो कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल देखेंगे, यहाँ पे पत्रकार भी बैठे हैं, कांग्रेस के जो नेता यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं वो भी पुराने हैं, जानते हैं अच्छी तरह के 10 साल के अंदर क्या हालात होते थे। विपक्ष को तो बोलने नहीं दिया जाता था, नियम करके बाहर निकाल दिया जाता था। सत्र मात्र 1 दिन की अवधि या 2 दिन की अवधि में सत्र खत्म हो जाता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस हरियाणा विधानसभा के सत्र की 15 दिन 20 दिन की अवधि हमें देखने को मिली। अगर आप देखेंगे 2019 का बजट सत्र, 2020 का बजट सत्र, जिसके अंदर 5 मार्च से लेके 18 मार्च तक विधानसभा सत्र चला, 15 दिन का कार्यकाल सत्र का। तो ऐसी स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर एकदम से संसदीय परंपराओं के अंदर आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है। वरना स्थिति ये भी देखी हमने कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के विधायक साहब तो ऐसे होते थे जो आजकल इनके केंद्रीय नेता हैं, जो 5 साल के अपने कार्यकाल में विधानसभा में 5 बार आए थे। तो मतलब संसदीय परंपराओं का कितना सम्मान करते हैं उससे साबित होता है। लेकिन जहां हुड्डा साहब की आपने बात की, मैं सुन रहा था हुड्डा साहब की बाइट, और हुड्डा साहब की बाइट को सुन के एक बात जो मेरे जहन में है, हुड्डा साहब ये कह रहे थे कि देखिए साहब, हम सवाल पूछेंगे विधानसभा में, हम महंगाई पे सवाल पूछेंगे, हम कोरोना पे सवाल पूछेंगे। हुड्डा साहब से एक सवाल हमारा भी, पहली बात के महंगाई के लिए जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी थी, हुड्डा साहब कांग्रेस भाग क्यों गई थी? जब राज्यसभा में चर्चा होनी थी कांग्रेस भाग क्यों गई थी? कोरोना पे पार्लियामेंट में चर्चा करने से क्यों भाग गई कांग्रेस? राज्यसभा में चर्चा करने से क्यों भाग गई कांग्रेस? वो तो बड़ा उचित प्लेटफॉर्म था इन दोनों चर्चाओं के लिए, क्योंकि ये चर्चा तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। चलिए, आप विधानसभा में जब सवाल पूछेंगे तो स्वाभाविक है कुछ सवाल हम भी पूछेंगे। हुड्डा साहब कह रहे थे देखिए हम जो है पेपर लीक मामले में सवाल पूछेंगे, तो हुड्डा साहब के सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन हमारे भी कुछ सवाल होंगे जो हम हुड्डा साहब से पूछेंगे। हम हुड्डा साहब से पूछेंगे कि हुड्डा साहब, आपके कार्यकाल के अंदर 2007 के अंदर कैनाल पटवारी की जो वैकेंसी थी, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी जो कैंसिल हुई, कंप्यूटर ऑपरेटर कैंसिल हुए, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर कैंसिल हुए, जूनियर इंजीनियर कैंसिल हुए, तो उस वक्त आपने जांच क्यों नहीं करवाई थी हुड्डा साहब? उस वक्त जांच से क्यों भाग गए थे? तब क्या आपको हाई कोर्ट का सीटिंग जज याद नहीं आया था? तब आपको कोई जज याद नहीं आई थी?
और जिस वक्त हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर एफसीएस की भर्ती होती है, 151 में से 60 लोग केवल मंत्रियों और नेताओं के रिश्तेदारों को लगा दिया जाता है। विपक्ष उस वक्त विधानसभा में भी इसके ऊपर आवाज उठाता रहा। हुड्डा साहब तब आपको जांच याद क्यों नहीं आई? तब आपको हाई कोर्ट का सिटिंग जज याद क्यों नहीं आया? तब आप इन चीजों को क्यों भूल जाते हो? लेकिन वर्तमान सरकार का जवाब पूरी तरह से तैयार है। वर्तमान सरकार की जानकारी में जब भी कोई ऐसी अनियमितता आई है आयुष, सरकार ने जांच करवाई, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई। आपको याद होगा अभी जैसे सिपाही भर्ती के ऊपर पेपर लीक के मामले में कांग्रेस चिल्लाफू कर रही है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि जिस तेजी से जांच करवाई जा रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जांच आगे बढ़ रही है, और जिस गति से जांच आगे बढ़ रही है तो ये मान के चले, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, हुड्डा साहब को समझ लेना चाहिए कि कार्रवाई उसमें भी होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जो भी इस जांच के अंदर दोषी पाया जाएगा कानून के तहत कार्रवाई भी हो। साथ ही हुड्डा साहब से भी सवाल आपके होंगे विधानसभा के अंदर, ये भी आपने बता दिया। बाल मुकुंद शर्मा जी जवाब दें। देखिए, ऐसी कहावत चरितार्थ होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज की इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक प्रस्ताव पढ़ के सुनाया, जबकि सच्चाई आपके सामने है कि केवल 3 दिन का इन्होंने सत्र बुलाया है। 3 दिन का इन्होंने सत्र बुलाया है, और सत्र बुलाने से परंपरा भी रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई जाती है? क्योंकि दूसरे भी जो दल वो भी सत्ता में रहते हैं, उनका भी अपना अनुभव होता है। हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभव ज्यादा नहीं है, और कांग्रेस के पास क्योंकि शासन का लंबा अनुभव है। हमारी अध्यक्ष है कुमारी शैलजा जी, वो 2 बार लोकसभा के सदस्य सिरसा से रही, 2 बार वो अम्बाला से रही, राज्यसभा के सदस्य रही, बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है। उस अनुभव का फायदा उठाने के लिए इनको पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, वो नहीं बुलाई। 3 दिन का इन्होंने सेशन बुलाया है। हमारे पास ऐसे अनुभवी विधायक हैं। हमारे अकेले विधायक के शमशेर गोगी जी से आज मेरी दिन में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पंडित जी ये सत्र 15 दिन का होना चाहिए था। 3 दिन में तो मेरे पास इतने मुद्दे हैं, 3 दिन का तो अकेले मुझे टाइम दे दें, चाहे वो बेरोजगारी पे दे दे, पेपर लीक पे दे दे, महंगाई पे दे दे, कोरोना पे दे दे। 3 दिन तो पंडित जी मैं पूछूंगा इनसे सरकार से कि आपने कराया क्या, कितने लोग मर गए। फिर हम महंगाई पे आ जाते हैं। आज रसोई का बजट महिलाओं को ऐसा बिगड़ गया। हमारी बहनें, चाहे वो शैली चौधरी जी हो, चाहे वो किरण चौधरी जी हो, रेणु बाला जी हो, शकुंतला खटक जी हो, गीता बुक्कल जी हो, ये हमारी 5-6 तो महिला विधायक हैं, हमारी बहनें हैं, जो ये इंतजार में रहते हैं कि सेशन आएगा, सेशन में हम अपनी महिलाओं की बात रखेंगे। क्या टाइम दिया इन्होंने? 3 दिन का केवल, और एक कल इन्होंने वो भी लंच के बाद, कल शुक्रवार को दोपहर बाद बैठेंगे और 2 से 3 घंटे का टाइम नहीं देंगे। ये समय इतना घटा दिया ताकि कांग्रेस कोई सवाल ही ना पूछे, कोई जवाब ही हमें ना देना पड़े। क्या कोरोना पे हुई जो मौतें हैं उनका जवाब नहीं देना पड़ेगा सरकार को? क्या ये इस सरकार के शासनकाल में 28 बार पेपर लीक हो जाए, क्या उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा सरकार को? महंगाई आसमान छू रही है, क्या इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा सरकार को? सरकार में महिलाओं के खिलाफ इतना अपराध बढ़ रहा है। आप ये बताइए, हमारी 5 महिला विधायक हैं, श्रीमती शैली चौधरी जी, किरण चौधरी जी, शकुंतला खटक जी, वो हम उनसे मिले थे, आज हमारी बात हुई जब CLP की मीटिंग के बाद। वो कह रहे थे कि भाई साहब हमारे इतने सवाल हैं, सरकार भाग रही है हमारे सवालों से। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, और पूरा प्रदेश हमें देख रहा है, क्या हमारे से बहुत छोटा स्टेट भी है हिमाचल, और हमारे साथ आजाद हुआ था। मैं आपको आयुष जी रिकॉर्ड भेज दूंगा, प्रवीण अत्रे जी को भेज दूंगा, वहां 15 दिन से कम का सेशन नहीं होता। और हमारा बजट कितना बड़ा है उन प्रदेशों से, और हमारी जनसंख्या हिसाब से ये टाइम कांग्रेस से बात करे थे भाई, कांग्रेस के टाइम में 100 तहसील थी, आज 200 तहसील होगी, और जब रजिस्ट्री 1000 होती थी अब 4000 होगी। समय बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? हमारे टाइम में 16 जिले थे, 17 जिले थे, आज 22 जिले बना रहे हो आप कह रहे हो हम जिले में से 2-2 जिले बनाएंगे। आपको समय बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? अपराध बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक पे पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो ये आप बताइए बढ़ाना चाहिए समय या घटाना चाहिए? चलिए ठीक है, इसका जवाब प्रवीण जी देंगे। 2 लाइनों में जवाब दीजिए भाई का। देखिए इन्होंने कुछ गलत जानकारी यहाँ पे, एक सेकंड पहले बात कंप्लीट हो जाए। ये 2 गलत जानकारी है। प्रवीण जी आऊंगा, प्रवीण जी मैं आऊंगा, आराम से जवाब हमारे जो विधायक हैं, हमने जो आपको इतने लोगों के नाम बताए, हमारे जो एक विधायक है उनको लाइन पे ले सकते हैं आप। वो तो 15 दिन ठीक है, आपने बता दिया। कुल मिलाकर सत्र कम क्यों रखा है, शायद सत्र की अवधि को लेकर के आपका सवाल है। एक रिएक्शन में ओंकार जी से भी लूंगा। ओंकार जी, किसानों का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाने की बात कही गई, लेकिन अभय चौटाला तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष की जो रणनीति है, क्या आपको लग रहा है कि वो कारगर है, सरकार से सवाल पूछ सकती है? आयुष जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा एकमात्र स्टेज नहीं है जनता की समस्या उठाने के लिए। हर एक स्टेज के ऊपर, हर एक हलके में, हर एक मंच के ऊपर इनेलो हमेशा जनता की समस्या उठाती रहेगी।
जब तक अभय चौटाला जी विधायक थे तब तक उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक हर एक व्यक्ति की, किसान की, मजदूर की, मेरे की, सबकी समस्या उठाई। आज अगर वो विधानसभा से इस्तीफा दिया तो वो भी एक त्याग दिया उन्होंने किसान के लिए। और मैं बताना चाहूंगा ये कांग्रेस और बीजेपी का मैच तो पहले भी फिक्स रहा है और आपको इस बार भी मॉनसून सत्र के बाद दोबारा बुला लेना डिबेट। चलिए, ओंकार जी से शायद संपर्क टूट गया है, उनकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही है। राजेंद्र जादौन जी, ओंकार जी मैच फिक्स नहीं ठीक है। राजेंद्र जादौन जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते एक रिएक्शन आपका, क्योंकि जो मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ पर विपक्ष की तरफ से। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ओंकार जी, ठीक है, मेरी बात पूरी। आज हरियाणा में इतने मुद्दे हैं, कितने घोटाले हो चुके हैं, उनकी जांच के ऊपर सांप बैठा हुआ है, वो जांच बाहर क्यों नहीं आ रही? और सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्री घोटाला। और आज रजिस्ट्री की जो व्यवस्था है, एक व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने के लिए कम से कम 1.5 महीना नगर परिषद, नगर निकाय विभाग और रजिस्ट्री विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी एनडीसी, कभी हाउस टैक्स, कभी म्यूटेशन। ऐसा उलझा के रख दिया जनता को कि इसका कोई इलाज नजर नहीं आता। अगर कांग्रेस एक मुद्दा भी सही तरीके से उठा पाती तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस ने कौन से मुद्दे को सही तरीके से उठाया? पेपर लीक मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दोषियों को सजा दी जाएगी, नया कानून बनाया जाएगा, और ये साथ ही कहते हैं 2024 तक हर एक व्यक्ति को रोजगार दे दिया जाएगा। मैं अपने भाई प्रवीण अत्रे से पूछना चाहता हूं, ये वही अत्रे जी हैं जो पहले पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे। हमारे लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे कुछ थाली के व्यंजन होते हैं जिनकी विचारधारा एकदम से बदल जाती है पार्टी बदलते ही, और ये मलाई की चाटने की वजह से दूसरी पार्टियों में घुस जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जी, राजनीति में कुछ भी तटस्थ नहीं होता है, और इसलिए राजनीतिक टिप्पणियां ऐसी ना करें कि कल को भविष्य में अगर आप कहीं और भविष्य अपना तलाशें तो ये टिप्पणी पलट कर आप तक आ जाए। ओंकार जी, नहीं, ऐसी टिप्पणी की मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। मुद्दे पर रहे, मुझे ये बताएं आपने ये क्यों कहा कि ये मैच फिक्स है कांग्रेस का? ये क्यों कहा? मैं बताता हूं, अभी तक जब भी कांग्रेस को मौका मिला किसान समस्या उठाने का, इन्होंने वॉकआउट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है जो आज किसान समस्या, आज जो 3 कृषि बिल है, काले कानून, इनकी अध्यक्षता की कमेटी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की कमेटी थी। जब इनको उठाने का मौका मिलता है तो ये सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। ये मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मैच फिक्स हो जाए। हुड्डा साहब अपनी स्किन सेव करने के लिए जनता की स्किन को दांव पर लगाते हैं। चलिए ओंकार जी, ये आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, इसका जवाब मैं बाल मुकुंद जी से लूंगा, लेकिन राजेंद्र जादौन जी का आयुष, एक बात पूछना चाहता हूं मैं, 1 मिनट में पूरी करूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2024 में हम हर एक व्यक्ति को रोजगार दे देंगे, ऐसा कौन सा मंत्र मारेंगे? बस इतना बता दें। ठीक है, चलिए, क्या योजना है? ठीक है, आपका सवाल आ गया, प्रवीण जी इसका जवाब दे देंगे। राजेंद्र जादौन जी, इस बार का कैसे देख रहे हैं मॉनसून सत्र? अब देखिए, ऐसा है कि मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन विपक्ष के पास भी एक ताकत होनी चाहिए लड़ने की, मुद्दों को उठाकर। मुद्दे तो अगर मुद्दे समाप्त हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सिस्टम की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मुद्दे तो हमेशा जीवित रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा होता है, लेकिन विपक्ष के पास लड़ने की ताकत होनी चाहिए। कांग्रेस को यह देखना है कि वो किस तरह से, किस रणनीति से, किस ईमानदारी के साथ उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकती। अब तमाम तरह के मुद्दे हैं। सरकार जो है अपने विकास के दावे करती है, लेकिन विकास के लिए जो पूरी मशीनरी की जरूरत है वो मशीनरी पूरी नहीं है उनके पास। कई पद खाली हैं, एजुकेशन में हजारों पद खाली हैं, तो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये सब देखने की बात है कि सरकार को सिस्टम कैसे ठीक करना है, लेकिन सरकार का खुद का सिस्टम ही ठीक नहीं है। मंत्रियों के बीच में जो टसल है उसकी वजह से बहुत सारी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। अब वो आपने गृह मंत्री का बयान तो सुना ही होगा, वो कई बार कह चुके हैं अधिकारी सुनते नहीं है, फाइलें बहुत जो है पेंडिंग रखते हैं, अगर वो फाइलें नहीं निपटाएंगे तो मैं फिर सीधी कार्रवाई करूंगा, वो चेतावनी देते आते हैं। तो इसका कोई मतलब तो है? ये तो है नहीं, ये पॉलिटिकल बयान है, ये तो सरकार की ही आवाज है कि सरकार भी अंदर ही अंदर जो है किस तरह से आपसी टकराव में जनता के कामों में पिछड़ रही है, ये देखने की बात। तो विपक्ष को जो ये सब मुद्दे उठाने हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, पेपर लीक मामला है, तमाम पद खाली हैं हजारों, और हजारों पद खाली होने से सरकारी कामकाज किस तरह से प्रभावित हो रहा है, क्या आप उस पर रिपोर्ट मांगेगा विपक्ष कि सरकार के कामकाज पर कितना प्रभाव पड़ा? या ये जो बजट पेश किया गया था मार्च में, अब उसके 3-4 महीने गुजर चुके हैं, तो उस बजट में कितना यूटिलाइजेशन हुआ? विपक्ष को तो यही पूछ लेना चाहिए। तो सरकार को इसको पसीने छूटेंगे, उनको लगेगा कि कहां से जो है इस पूरे कामकाज की समीक्षा दी जाए। तो इस देखने की बात है कि विपक्ष किस तरह से क्या फ्लोर रणनीति अपनाता है, किस तरह अपनी
अपने विधायकों को, सदस्यों को, और मैं नहीं कहता कि भाई अनावश्यक शोरगुल हंगामा हो, लेकिन आप अपनी वॉइस तो मजबूत रखिए और तर्क और तथ्य रखिए और उस पर जवाब लीजिए सरकार से। तो ये देखने की बात है कि विपक्ष का रोल अब इस मानसून सत्र में क्या है। मैं तो नहीं कहता कि बहुत लंबा सत्र हो, आप 4 दिन 5 दिन के पीरियड में भी सरकार को घेर सकते हैं, उसके जवाब लेने को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्टिव बहुत होना पड़ेगा। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी जवाब दें। देखिए आयुष, 2-3 चीजें। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पे ये कहा कि ये एक परंपरा है कि आपको विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। पहले तो इनसे जानना चाहूंगा कि मुझे वो साल और सन बता दे जब विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इनको शायद जानकारी नहीं है, विधानसभा सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और विधानसभा अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ये होते हैं। उसमें यह निर्णय होता है कि कितना बिजनेस इस वक्त है जो विधानसभा सत्र में डिस्कस किया जाना है, जिसपे चर्चा होगी। जब वो बिजनेस को देख के ये कमेटी फिर फैसला करती है कि ये विधानसभा सत्र कितने दिन का होना चाहिए, मतलब इस बिजनेस के ऊपर चर्चा करने के लिए कितने दिनों की जरूरत है। तो इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें विपक्ष के नेता है, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर होंगे, वो जो भी निर्णय होगा उसमें वो भी शामिल होंगे जैसे पहले रहते रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे कहते हैं कि साहब शैलजा जी को इसमें होना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। देखिए शैलजा जी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाने के लिए पहले तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, विधानसभा का जीतना पड़ेगा, उसके बाद आपको विपक्ष का नेता बनना पड़ेगा, तभी शैलजा जी जा सकती है उसमें, वरना शैलजा जी नहीं जा सकती है। मित्र इस बात को समझिए, यहाँ पे बैठ के ठीक है आपकी अध्यक्षा है, आप उनकी चापलूसी में कुछ भी बोलिए, लेकिन कम से कम नियमों के अंतर्गत बोलिए। अब दूसरी बात, एनएलडी के मित्र ने हालांकि व्यक्तिगत टिप्पणी की मेरे ऊपर, मैं व्यक्तिगत नहीं करूंगा। इन्होंने एक सवाल कहा कि क्या वजह है कि पार्टी बदलते ही विचार बदल गए। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। देखिए मैं देख रहा था कि एक पार्टी लगातार स्वयं को किसानों की हितैषी पार्टी बताती थी, किसानों की राजनीति करती थी, स्वयं को वो किसानों का ऐसा दिखाते थे कि वो किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि किसान का पेट तो पीठ से लगता जा रहा है, लेकिन इन किसान हितैषी नेताओं की गाड़ियों का साइज बड़ा होता जा रहा है, बंगलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसी वजह क्या है कि किसान तो जहां था वहां से भी नीचे जा रहा है, लेकिन किसान के नाम पे आपकी पार्टी ने तो किसान का बहुत भला कर दिया। आपकी पार्टी ने तो किसान की गाड़ियां बढ़ा दी, उनके इंजन बदला दिया आपकी पार्टी ने। ओंकार जी, आपकी पार्टी ने ओंकार जी अपने समय में बोलिए। ओंकार जी आपका समय जब शुरू होगा आप आराम से समय बोलिएगा। देखिए ऐसे डिस्टर्ब करने से चर्चा का कोई मायने नहीं होते हैं और इसलिए मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता हूं। ऐसे एक दूसरे के बीच में ना बोलिए, आराम से मैं सबको समय दे रहा हूँ। जी देखिए आयुष, अब देखना ये है कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली देखी, एक मुख्यमंत्री जो मात्र 3 एकड़ का किसान, जिसको किसान की तकलीफ पता है, दर्द पता है, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान नाम की एक योजना लेके आता है, जो मुख्यमंत्री ये संकल्प लेता है कि इस योजना के तहत हरियाणा के जो भी परिवार जिनकी आमदन 1 लाख रुपए सालाना से कम है, सरकार उन परिवारों की मदद करेगी उनकी आमदन बढ़ाने में। उनको कौन सा रोजगार दिया जाए, कौन सा काम दिया जाए कि उनकी आमदन बढ़े, प्रदेश से गरीबी का नामो निशान मिले। एक तो ऐसा मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ वो लोग जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, जिनको किसान की तकलीफ की एबीसी भी नहीं पता, अंतर करना पड़ता है। और जब आप ऐसा अंतर करते हो और आप जनता के हित की सोचते हो तो स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति के हाथ आप भी मजबूत करोगे जो जनता के हित में ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आता है। अब बात आती है, देखिए जादौन साहब ने एक बात कही, थोड़ा सा ठीक करूंगा जादौन साहब को। जादौन साहब ने कहा कि विपक्ष को सरकार से ये सवाल पूछ लेना चाहिए कि बजट कितना यूज हुआ। जादौन साहब ऐसा है, जब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है, जब भी सरकार बजट पेश करती है, बजट पेश करने से एक दिन पहले पिछले बजट के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है, जिसमें सरकार पूरा लेखा जोखा देती है। अभी तो सरकार से सवाल पूछने का बजट में क्या औचित्य है? कम से कम 1 साल के लिए बजट पेश होता है, 1 साल पूरा होगा, जब बजट सत्र आएगा तब सवाल पूछा जाना चाहिए। और वो भी सरकार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में पटल पे रख देती है, तो उसमें भी सवाल पूछने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ये केवल मैं आपको करेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। अब विषय आ जाता है कांग्रेसियों का, लेकिन यहाँ पे फिर वही जिक्र किया गया। यहाँ पे आईएनएलडी के मित्र भी कह रहे थे कि साहब ये बताएं कि मुख्यमंत्री 2024 तक सबको रोजगार कैसे देंगे। अरे साहब, अभी तक आपको समझ नहीं आया?
पर्ची खर्ची जब बंद की, जब चोरी बंद की, पर्ची खर्ची तो जब क्या लूटों भाई, बंद की, पेपर 28 जब पेपर लीक हो ईमानदारी चुके से हैं, योग्यता से शर्म आनी चाहिए नौकरी मिलनी आपको। शुरू हुई। पेपर लीक का जवाब तो आएगा उनका, पेपर लीक का जवाब तो आएगा। अभी हम लोग मानसून सत्र का भी इंतजार कर रहे हैं। पेपर लीक का क्या जवाब देते हैं, ऑफिशियली क्या जवाब आता है, उसके लिए हम लोग इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ आपके सरकार में? खत्म होने की वजह जो भी पेपर हो रहे हैं वो सारे के सारे लीक हो रहे हैं। आप पर्ची खर्ची बंद करने की बात करते हैं। नए नए शॉर्टकट तलाशते हैं। उन्होंने शॉर्टकट निकाला पेपर लीक का। इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इस शॉर्टकट को भी बंद करेंगे, इसके ऊपर भी सख्त कानून लेके आएंगे, सख्त सजा का प्रावधान करेंगे कि ऐसे लोगों का ये शॉर्टकट भी बंद हो जाए। तो स्वाभाविक है ओंकार जी को तकलीफ आयोजी मेरे को एक क्वेश्चन पूछने दीजिए इनसे। जब चोरी के सारे रास्ते बंद हो गए, ठीक है, तब आप सबको नौकरी दे देंगे। ठीक है, अब बालमुकुंद शर्मा जी। जी देखिए, जिस तरीके इन लोगों के प्रवक्ता ने हमारे साथी प्रवक्ता प्रवीण जी को थाली का बैंगन और मलाई खाने वाला कहा, मैं उसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। मैं उम्मीद नहीं करता, इन लोगों के प्रवक्ता बहुत विद्वान है कि वो ऐसी बात रखेंगे। मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की प्रवीण जी ने, मैं अदब से और प्यार से ये कहना चाहता हूं, इन्होंने मुझे कहा कि ज्ञान नहीं है। मैंने एमए जी, मैं दूंगा आपको समय दूंगा। बालमुकुंद जी की बात कंप्लीट हो जाए, आराम से आप अपनी बात को रखिएगा। बालमुकुंद जी, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं एमए हिंदी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रखी है, LLB गंगानगर यूनिवर्सिटी से कर रखी है और MMC कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रखी है और मैं डीएड करने लग रहा हूँ, PhD रिसर्च कर रहा हूँ। अब मैंने आपको एक बात कही, मैंने ये कहा एक परंपरा रही है, कोई विधायी बात नहीं है, कानून नहीं है। मैंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही और अगर इस बात में कतई भी रस्सी चूक आ जाए, मैं प्रवक्ता, मेरी बात सुनिए। देश के प्रधानमंत्री, अभी पिछला जो सत्र हुआ है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक इसलिए होती है कि सभी लोग सहयोग करें और फिर जो हमारी बात वो परंपरा, आप सुनिए मेरी बात, आपका ये तकिया कलम है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की परंपरा है। हम सत्ता में होने देंगे, आगे आओ भाई, जनता के मुद्दों पे चर्चा करनी है, इसलिए प्रवीण जी, बालमुकुंद जी की बात को सुनते हैं। सीनियर आदमी है, बीच में बोलते हैं। आयुष जी, हाँ जी, आयुष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे उम्मीद करता हूँ बीच में नहीं बोलें। अभी मुद्दे की बात क्या है, ये बहुत अच्छी डिबेट है, प्रदेश की जनता के हित के लिए है। मैं आपसे पहले भी मैंने बात रखी थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और मुद्दों को आइडेंटिफाई किया जाए, विपक्ष को ज्यादा अटेंड, कांग्रेस को, क्योंकि हमारे 31 विधायक है, मुख्य विपक्षी दल है, विपक्ष के नेता हमारे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि भाई समय ज्यादा हमें दें। एक बात, दूसरी बात यह है कि वो चीजें जो आज प्रदेश में इस तरीके के मुद्दों पर है, जैसे करप्शन में, खासकर पेपर लीक में, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उस पर क्या रोड मैप है सरकार का, ये पूछने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय हमारे विधायकों को दिया जाए, हमारी महिला विधायकों को दिया जाए, तो हम मानेंगे। अब मैं ये कह दूं, कल को मुख्यमंत्री जी का फर्ज भी बढ़ता है, ये कोई कानूनन बात नहीं है। रक्षाबंधन आने लगा है, वो हमारी अध्यक्षा को बुलाएं, उनको पहुंची बांधे, बहन होने के नाते, छोटी बहन होने के नाते, और हमसे सहयोग की उम्मीद करें, हम सहयोग करेंगे। क्या इतना बड़ा दिल दिखाएंगे मुख्यमंत्री? ये कोई सब कानून से नहीं चलता, यहाँ भावनाओं से चलता है। प्रजातंत्र तो खासकर सम्मिश्रण है, प्रजातंत्र में सब चीजों का सम्मिश्रण होता है। कल रक्षाबंधन आ रहा है, परसों, तो ये तो अगर ये ठीक है, बालमुकुंद जी आपने कह दिया पूरा। चलिए, इन्होंने प्रवक्ता का मैं कर लेता हूँ। देखो ओंकार, जब ये बीच में बोलते हैं, तो ये समय किसका खराब होता है? ये समय किसका खराब होता है? ये आप बोलोगे, और आपकी ऑडियो भी प्रवीण जी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपको समझना चाहिए बालमुकुंद जी, एक तरफ भूपेंद्र जी हुड्डा जो अपने दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो सदन में दिल्ली आपको इस विषय पे, अब आप समझ सकते हैं। आपने अगर सुनो, अगर आप ऐसे बोलते हो, अगर आप ऐसे बीच में बोलते रहोगे, आपने उनका जवाब नहीं दिया जिसने आपको थाली के बैंगन का, जिसने आपको फिर उनका जवाब क्यों नहीं देते?
मेरे, अगर हमारे को बीच में टोक, आप हमारे बीच में बोलते, मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ, बड़े भाई जैसा मानता हूँ, आप मेरे बीच में, आप अपने समय पे बोलिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, फिर आप बीच में क्यों बोलते, फिर उसका बाद में जवाब दो, आप उसके बाद में जवाब दे सकते, आपके पास समय नहीं आएगा। मेरा कोई पर्सनल मैटर, इसलिए कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है इस प्रदेश, इस देश में भी, हमारे अनुभव का आपको फायदा उठाना चाहिए। मैं तो आपको प्यार प्रेम की भाषा कहता हूँ, जिससे आगे चल के रास्ते साफ हो। अगर आपने ये तय कर लिया है, अब किसान आंदोलन 9 महीने में आप सपटा नहीं सके, आप बुलाइए कुमारी शैलजा जी को, आप बुलाइए सोनिया जी को, आप ठीक है, चलिए विपक्ष का साथ कुल मिला के लेना चाहिए और सत्र के समय को लेकर के आपका सवाल है। ठीक है, हमें बुलाइए, हम आपके किसान आंदोलन को सुलझाएंगे, हम आपकी बेरोजगारी जो इस तरह आपके पेपर लीक हो रहे हैं उस पर भी हम आपको सलाह देंगे, आप हमारा फायदा उठाइए, आपको हम अनुभव सिखाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ और बड़े प्यार से और सहयोग से आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। आयुष जी, मैं कहता हूँ ना कि इनका मैच फिक्स है। अभी बाल मुकुंद जी मेरे भाई बहुत सीनियर है, ये कह रहे कि आप हमारा फायदा उठाइए, आप समझिए इस बात को, इनका मैच पहले भी फिक्स था, अब भी फिक्स है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस मुद्दे उठाना चाहती है तो कितने मुद्दे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आप आज फायदा उठाए तो उसमें क्या हित? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये विकास के ऊपर नहीं, विनाश के ऊपर लगाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 1 करोड़ लोगों 5 किलो अनाज देने की योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई है। इसका मतलब ये इस आंकड़े और आज आंकड़े क्या है। और 5 किलो अनाज के लिए इन्होंने जो थैला प्रिंट कराया, थैले के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो, मनोहर लाल जी की फोटो, दुष्यंत चौटाला जी की फोटो, ये इनके एडवर्टाइजमेंट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ प्रवीण अत्रे जी से, ये जो अनाज है ये सरकार दे रही है या प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं या मनोहर लाल खट्टर जी दे रहे हैं या दुष्यंत चौटाला जी दे रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी मशहूरी के लिए बात कर रहे हैं। मेरी बात को पूरा और लेंदी बनाया, बहुत बड़ी योजना, कोई बड़ी इंडस्ट्री लेके आए। आज एजुकेशन पॉलिसी ये है कि कोरोना काल के बाद बच्चों के अभिभावकों को फीस देने के लिए पैसे ने 1 पैसे की भी मदद नहीं की किसी की। आज स्कूल से बच्चों को नाम रिमूव किया जा रहा है। आप धरातल की बात कीजिए, हमारा इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता, ठीक है हम विधानसभा में नहीं है, लेकिन हर हल्के में मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज स्कूल से बच्चों को रिमूव किया, किसी भी ना देने की वजह से स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ये बातों से बात होने लगा। अगर इनको तो योजनाएं बनाइए, अगर 2024 में रोजगार मुक्त सबको देना है तो उसकी योजनाएं, रोड मैप बताइए। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कहां यूज हुआ, इसका श्वेत पत्र दीजिए। ये जवाब इनको आज नहीं देना पड़ेगा तो कल देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रवीण जी जवाब दें। देखिए आयुष जी के मित्र ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब कोरोना काल में महामारी के दौरान लॉकडाउन हुआ, काम धंधों पे असर पड़ा, उस वक्त जो कमजोर तबका है समाज का, जो मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है, उसको अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े। देश के प्रधानमंत्री ने योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अरे ओंकार जी, ये सवाल तो पूछा नहीं, ओंकार जी सवाल पूछ लिया आपने, वही सवाल को बार बार दोहराने से नहीं होगा। आपने पूछ लिया कि वो अनाज कौन दे रहा है, सरकार दे रही है, मनोहर लाल खट्टर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दे रहे हैं, थैले पे फोटो क्यों छपवाया, वो सब सवालों का जवाब ही मैं ले रहा हूं, लेकिन उसको सुने। प्रवीण जी जवाब। देखिए देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नए नाम से योजना शुरू की और मुफ्त अनाज बांटना। 1.25 साल से देश की सरकार मुफ्त अनाज बांट रही है 80 करोड़ उन कामगार लोगों को जो मेहनत का शुरू है, कोरोना की बंद की वजह से जिनके काम धंधों पे असर पड़ा। और यहाँ पे हमारे मित्र जो है उस गरीब की रोटी के विरोध में आके खड़े, ये कह रहे हैं कि जो थैले पे प्रधानमंत्री जी की फोटो क्यों है, उस थैले पे मुख्यमंत्री जी की फोटो क्यों है? अरे भाई, थैले पे चुने हुए प्रधानमंत्री की फोटो आएगी, चुने हुए मुख्यमंत्री की फोटो आएगी, वहां पे सरकार दे रही है या मुख्यमंत्री दे रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस प्रदेश की जनता ने मनोहर जी को मुख्यमंत्री चुना है और वो चुने हुए हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता ने चुना है। कोरोना वैक्सीन का टीका लगता है और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो आ रही है। ये अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो कोरोना काल में जितनी डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी की फोटो होनी चाहिए, ताकि जिस परिवार का कोई सदस्य गया है उसको पता लगे किसके शासनकाल में कोरोना काल आया था, किसके शासनकाल में अव्यवस्था के कारण उसका परिवारजन की मृत्यु हुई। आप बोलोगे तो गरीब की रोटी के विरोध में आके खड़े होंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। गरीब को मुफ्त अनाज तो आप लोगों को आनी चाहिए।
फोटो छिपवा दे रहे हो, वैक्सीनेशन कर रहे हो, टीके के सर्टिफिकेट पर आपकी फोटो आ रही है। चली गई, आपके बंगलों की संख्या कैसे बढ़ी? गरीब के शोषण से तो बढ़ी है मित्र। अगर आपने गरीब के लिए काम किया होता, आपकी गाड़ी और बंगले नहीं बढ़ते, उस वक्त आपका सम्मान बढ़ता। आप जैसे कुछ लोगों की बदौलत आप मेरा मुंह ना खुलवाइए, मेरे को सब मालूम है। मैं बात करता हूँ कांग्रेस वाले भाई साहब की। देखिए बाल मुकुंद जी, पहली बात यह है, मैंने आपकी शिक्षा पे सवाल नहीं खड़ा किया और ना ही मेरी कोई ऐसी सोच है मैं शिक्षा पे सवाल खड़ा करूं। मैंने केवल इतना कहा था कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है सर्वदलीय बैठक बुलाने की विधानसभा सत्र से पहले। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जो नियम है, और शैलजा जी को चुनाव जीत के उसमें आना पड़ेगा अगर वो इस तरह की बैठक में बैठना चाहती है। लेकिन आप कहते हैं कि हमारे अनुभव का फायदा उठाओ। अरे बाल मुकुंद जी, क्या उस अनुभव का फायदा उठाए कि किस तरह से अपने रिश्तेदारों को उद्योगिक प्लाट बांटे? क्या इस बात में आपके अनुभव का फायदा उठाए कि किस तरह से एक्सीएस भर्ती में अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगा दे? क्या इस अनुभव में आपका फायदा उठाए कि किसान की जमीन को खोस के छीन के किस तरह से बिल्डरों को दे? क्या इन बातों में आपके अनुभव का फायदा उठाए, या आपके अनुभव का फायदा इस बात में उठाए कि देश के अंदर जिस वक्त जीप की जरूरत थी तो जीप में आप कमीशन खा गए, मुंगड़ा कांड के अंदर एलआईसी के अंदर कमीशन खा गए? आपकी क्या इस बात में आपका फायदा उठाए कि बोफोर्स में आपने कमीशन खा ली? इस बात में आपका फायदा उठाए कि कोल कांड कर दिया? इस बात में आपका फायदा उठाए कि 2G कांड कर दिया? किस बात में आपके अनुभव का फायदा उठाए? करप्शन में, चोरी में, देश को पीछे धकेलने में? क्या इस अनुभव में आपका फायदा उठाए कि आप सरेआम स्टेज पे चढ़ के ये बोलते थे कि देश के संसाधनों पे मुस्लिमों का पैदा हक है? इन बातों में आपका फायदा उठाए, या इस बात में आपका फायदा उठाए कि देश के खिलाफ चाइना के अंदर? मुझे लगता है बाल मुकुंद जी की बात का भी आपने जवाब दे दिया। राजेंद्र जादव जी से मैं अब एक रिएक्शन लूंगा, बहुत देर से बैठे हैं। राजेंद्र जादव जी, क्या सत्र की जो सीमित अवधि है, या अगर सत्र कम होता है तो आपको लग रहा है कि विपक्ष को सही मौका नहीं मिल पाएगा मुद्दों को उठाने का? हेलो, हेलो, आयुष जी एक मिनट के, देखिए आयुष जी, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूं कौन सा अनुभव है आपके पास जिसका आप फायदा उठाए? राजेंद्र जादव जी, ठीक है। पाकिस्तान प्रवीण अत्रे जी, ठीक है। अब जादव जी को बोलिए, ठीक है। प्रवीण अत्रे जी, देखिए आप लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। राजेंद्र जादव जी, ठीक है। अत्रे जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, जादव जी की बात को सुन ले, ठीक है। और फिर भी अगर सरकार अत्रे जी शांत हो जाए, अत्रे जी शांत हो जाए। राजेंद्र जादव जी समय में अपनी ज्यादा से ज्यादा बात रख सके और ज्यादा से ज्यादा मांग रख सके। ये गंभीर विषय है, सरकार और विपक्ष है तो एक ही गाड़ी के दो पहिए, तो दोनों पहियों का जो है सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। विपक्ष की निगरानी में ही सरकार ठीक तरह से काम करती है। विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए, तमाम मुद्दे हैं कि सरकार जो है किस तरह से किस गति से काम कर पा रही है और उसके कामकाज में क्या बाधाएं हैं, ये देखना भी विपक्ष का ही काम है। क्योंकि सरकार को जो है अपना काम करते हुए कई बार अपनी कमियां नहीं दिखाई देती, उन कमियों का दिखाई देना भी बहुत जरूरी है। तो विपक्ष का रोल है, विपक्ष जो है ऐसी स्ट्रेटेजी भी अपना सकता है कि छोटे सत्र में भी अपनी पूरी बात कह सके। ठीक है, बाल मुकुंद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ अनुभव की, इन्होंने फिर व्यक्तिगत अनुभव का मतलब ये होता है, हमारी जो अध्यक्षा है मंत्री के साथ उन्होंने काम किया, नरसिम्हा राव जी के साथ और मनमोहन सिंह जी के साथ, वो 5 बार राज्यसभा की सदस्य रही। वो आज एक दो परिवार ऐसा होगा या 1-2 ऐसे होंगे, उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री थे, वो भी केंद्रीय मंत्री, वो तो स्कूली शिक्षा से राजनीतिक अनुभव उनका, उनके पिताजी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष रहे, वो खुद अध्यक्ष रहे। अनुभव का मतलब ये व्यक्तिगत टिप्पणी बजाते हैं, ये आगे यही मैंने ये कहा, आप बीच में ना बोले। फिर मैंने ये कहा हमारी अध्यक्षा, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में हमने अध्यक्ष जी का, और मैं एक प्रवीण अत्रे जी आपको कहता हूं, अगर आपका भी कोई अनुभव है, अगर उसका फायदा मुझे उठाना हो तो मैं उसे उठाऊं। भैया आप बात सुनिए, आप विधानसभा बड़ी होती है लोकसभा, आप सुनिए, अगर जवाब पे जवाब देना, विधानसभा बड़ी होती है लोकसभा, हमारी अध्यक्षा 2-2 बार, आप ये बताइए 2-2 बार 2-2 प्रधानमंत्री के साथ आपके पास हरियाणा में कौन है? आपके पास हरियाणा में ऐसा कौन सा नेता जो 2-2 प्रधानमंत्री उतरा रहा? आप बताइए। आप लोगों ने चुना है, लोगों ने चुना है 4 बार MP, एक बार उस कोने से एक बार आप बीच में बात काटते हैं। आपके पास तर्क नहीं है, आप बीच में बोलते हैं। आपके पास प्रवीण अत्रे जी अगर तर्क होता बीच में, मैं बीच में भी नहीं बोला, आप बीच में बोल, आपको ये चीजें, ये आपके जो प्रवक्ता पद के लायक भी नहीं रहोगे अगर ऐसे बीच में काटो। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप कितना बोलते रहे बीच में, आप मेरी बात सुनिए। आयुष जी समय दीजिए प्लीज। आपके अध्यक्ष कौन है? एक बार
चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी थी, मेरे पास अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मानसून सत्र हंगामेदार किस तरीके से होने वाला है उस चर्चा से भी आपने देख लिया होगा। यही वो मुद्दे हैं जो आपको विधानसभा के अंदर भी सुनाई पड़ेंगे, लेकिन सरकार उसका जवाब कैसे देती है इसके लिए मानसून सत्र का इंतजार करिए। बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।